न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। जिस दिमाग में सब कुछ याद रखने की क्षमता होती है वो दिमाग कभी कभी सब कुछ भूल जाता है और इस बीमारी को मेडिकल भाषा में डिमेंशिया कहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में डिमेंशिया के 6 करोड़ के आसपास मामले सामने आए थे। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक दुनिया भर में डिमेंशिया के मरीजों का ये आंकड़ा बढ़कर 16 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। जाहिर है कि दिमाग से जुड़ी बीमारियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सामने आई रिसर्च ने उम्मीद ये जताई है और इस रिसर्च में दावा जो किया गया वो ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा है और दिमाग का बढ़ा ये आकार आने वाले समय में डिमेंशिया जैसी बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। तो आज हम अपने खास मेहमानों से दिमाग की इसी केमिस्ट्री को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिमाग के बढ़ते आकार के मायने मेडिकल साइंस में क्या है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दिमाग से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं सारा खेल दिमाग का है। जब तक दिमाग एक्टिव है तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे दिमाग में कोई केमिकल लोचा हुआ तो समझ लीजिए जिंदगी दूभर है। दिल से लेकर जिगर तक सब कुछ दिमाग के कंट्रोल में है। दिमाग स्वस्थ है तो समझिए शरीर दुरुस्त है, लेकिन दिमाग की अपनी सीमाएं हैं। ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिनका शिकार हमारा दिमाग भी होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग ही अब दिमाग की बीमारी का इलाज खोज रहा है। डिमेंशिया दिमाग से जुड़ी ऐसी बीमारी है जिसके शिकार आज पूरी दुनिया में है। भारत में लाखों लोग डिमेंशिया की समस्या से जूझ रहे हैं। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है कि उसे अपने रोज के काम पूरा करने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। तमाम शोध में यहाँ तक दावा किया जा चुका है कि 2050 तक केवल भारत में डिमेंशिया के मरीजों का आंकड़ा 157% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अल्जाइमर, पार्किंसंस और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का कनेक्शन भी दिमाग से है। ऐसे में जो रिसर्च सामने आई है उसमें ऐसे कई संकेत हैं जिसे हमारे मस्तिष्क के लिए शुभ कहे जा सकते हैं। दिमाग को लेकर सामने आई नई रिसर्च में ऐसी कई बातें हैं जो मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी हैं। दरअसल जामा न्यूरोलॉजी से जुड़े शोध के मुताबिक वक्त के साथ इंसान के दिमाग का आकार बढ़ रहा है और ये बढ़ता आकार दिमाग से जुड़ी उन बीमारियों के खतरे को कम कर रहा है जिसका इलाज अब तक मुश्किल माना जाता है। शोध के मुताबिक दिमाग के बढ़ते आकार की वजह से आने वाले वक्त में डिमेंशिया का खतरा कम हो सकता है और ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो सकती है। दिमाग के इस बदलते ताने बाने को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने करीब 3000 अमेरिकियों के मस्तिष्क पर रिसर्च की। इस शोध में ये बात सामने आई कि 1970 के दशक में पैदा हुए लोगों का ब्रेन वॉल्यूम 1930 के दशक में पैदा हुए लोगों की तुलना में 6% से ज्यादा है। यही नहीं, दिमाग के सबसे अहम व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ोतरी देखी गई। शोध के मुताबिक दिमाग में हो रही ये तब्दीलियां कई मायनों में अहम हैं और इसकी वजह से आने वाले वक्त में दिमाग से जुड़ी कई बीमारियां कम हो सकती हैं। जिन लोगों के अंदर मस्तिष्क का साइज बड़ा है, यानी कि जो लोग 1960 और 70 के दशक में पैदा हुए हैं, उनमें डिमेंशिया जो बीमारी है वो कम देखी गई है। इनफैक्ट इतना देखा गया कि जो लोग बाद में पैदा हुए हैं प्रति दशक 13% कम डिमेंशिया उन लोगों के अंदर देखा गया। ये बात जब जाहिर है कि दिमाग से जुड़ी बीमारियों का दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है। हाल के सालों में अल्जाइमर, पार्किंसंस, स्ट्रोक जैसे मामलों में बेतहाशा तेजी आई है। भूलने की बीमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ अब कम उम्र में भी नजर आने लगी है। ऐसे में सवाल है कि क्या हमारा दिमाग ही अब ऐसी बीमारियों का इलाज कर रहा है और क्या आने वाली पीढ़ी के सामने दिमागी बीमारियों का वैसा संकट नहीं होगा जैसा संकट आज है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। परिचय सबसे पहले करा देती हूँ। डॉक्टर संदीप बोरा, सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवदीप कुमार है, एचओडी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जरी, जीबी पंत अस्पताल से। डॉक्टर मुकेश कुमार, डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोलॉजिस्ट, पार्किंसन डिजीज यूनिट, मैक्स अस्पताल से। और मानसी गुलाटी जी हमारे साथ है, योगा एक्सपर्ट। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर नवदीप आप ही से मैं करना चाहूंगी कि जो दिमाग का आकार बढ़ रहा है, पहले तो इस बात को समझाइए, इसके मायने क्या है और ये जो स्टडी हुई है इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? जो ब्रेन वॉल्यूम है, इसको ब्रेन रिजर्व थ्योरी बोलते हैं हम लोग। ब्रेन का साइज अगर ज्यादा है तो चांसेस है कि आपका जो ब्रेन के अंदर रिजर्व है वो ज्यादा है, तो किसी भी तरह की डिजनरेटिव डिजीज जैसे डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, तो इसके होने के चांसेस थोड़े कम हैं। बट ये सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ इस एक फैक्टर पे हम सारी की सारी डायग्नोसिस और प्रोबेबिलिटीज नहीं कर सकते। जो डिमेंशिया है उसमें और इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपका डायबिटीज है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, डिप्रेशन की हिस्ट्री है। डॉक्टर साहब उस पर मैं आऊंगी, लेकिन जो मेरा पहला सवाल है वो यही है, ब्रेन का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? दोनों पहलू इसके क्या है, अगर आप ये समझा पाए तो? जी, ये पॉजिटिव को थोड़ा पॉजिटिव ही माना जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, यही सवाल मेरा आपसे भी है। डॉक्टर संदीप बोरा, थोड़ा सा डिटेल में डॉक्टर साहब समझाइएगा। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, शायद म्यूट है। जी, जो बात की जा रही है इसमें जैसे कि हमारे को पहले से बोला, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। हाँ। ये ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो स्ट्रक्चर में जो कि ये जो रिपोर्ट हुई है, जो कि बहुत लंबी 75 इयर्स की एक ट्रायल चल रही है, रिसर्च चल रही है, इसमें ये देखा गया है कि 3 जनरेशन का उन्होंने जब कंपेयर किया तो स्ट्रक्चर ब्रेन का बढ़ रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल चीज अलग है। और जो हम मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं उसकी 2 कैटेगरीज होती है, एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की बात होती है और एक इमोशनल की होती है। तो स्ट्रक्चर में आता है डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म, उसको हम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं। और जो इमोशनल भावनात्मक तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हम डिप्रेशन को कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स जो एक हाइपोथेसिस है कि अगर ब्रेन का वॉल्यूम ज्यादा है या उसके पास रिजर्व ज्यादा है तो डिमेंशिया के चांसेस कम होंगे। बट उसका दूसरी चीज से, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमको समझना है कि एक चीज, अगर एक कंप्यूटर है तो हार्डवेयर जो है वो स्ट्रक्चर है और सॉफ्टवेयर जो है वो इमोशंस है। तो ये फर्क है इस रिसर्च में। बिल्कुल। डॉक्टर मुकेश, आपसे समझना चाहूंगी, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू बताइए, क्या है? देखिए, जो दिमाग में ये साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी बढ़ रहा है। तो एक तरह से ब्रेन की सुपर कंप्यूटर होता है, उसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। मीन्स आपकी शैक्षणिक कैपेसिटी और कॉम्प्लेक्स थिंग्स को अच्छे से स्मूथ करने की कैपेसिटी आपकी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। यदि आप देखा जाए कि 1930 से लेके ये जो डाटा है और आप पुराने हाइपोथेसिस देखेंगे, ये शैक्षणिक योग्यता की बात देखेंगे, तो जनरल पॉपुलेशन में शैक्षणिक योग्यता बढ़ रही है, लोग कॉम्प्लेक्स डीलिंग बढ़ रही है, आपकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी पहले से इंप्रूव कर रही है। तो ये योग्यता एक तरह से आपको ब्रेन साइज बढ़ के इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है कि नई शैक्षणिक योग्यता में किस तरह का ब्रेन विकसित होना चाहिए और उसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको कैसे इंप्रूव करना। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा काम की कैपेसिटी आ गई तो आप क्या करोगे? एक्सपैंड करोगे, एरिया बढ़ाओगे, आदमी बढ़ाओगे, कंप्यूटिंग ज्यादा करोगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करोगे। उसी तरीके से ब्रेन की चूंकि शैक्षणिक योग्यता बढ़ रही है और आपकी समय के हिसाब से आपकी योग्यता बढ़ानी पड़ रही है, कॉम्प्लेक्स काम ज्यादा करने पड़ रहे हैं, तो ब्रेन अपनी साइज इंक्रीज करके इसको अकोमोडेट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? यदि ब्रेन में कुछ डिटोरिएशन शुरू भी हुआ तो इस लेवल तक डिटेक्ट होने में काफी लंबा समय लग जाएगा। तो ये पहले से पता है, यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अच्छी है तो डिटोरिएशन, जो डिमेंशिया के चांसेस है और डिटोरिएशन की स्पीड है, वो बहुत स्लो होगी। इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। यदि आपका कॉम्पिटेंस इज वेरी हाई
then the deterioration will be slow, it is as usual, but it coming to a one level जहां पे आपको दिखने लगे कि नहीं आपकी कंपटीशन अब अफेक्ट हो रही है, उसमें काफी लंबा समय लग जाएगा। ये एडवांटेज है। बिल्कुल, इसका ये तो हाँ, कंप्यूटिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ गई है। जो ऐसा कहिए कि आपके सुपर कंप्यूटिंग कंप्यूटर है, जो ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, उसके साइनेप्स के, उसके आपस में रिलेशनशिप के कंप्यूटिंग कैपेसिटी इज मच फास्टर और मच बिगर कंपेयर टू व्हाट वी सी 50 इयर्स बैक। इसका सरल भाषा में अगर मैं एक आम शख्स को समझाने की कोशिश करूं, यानी कि हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज हो रही है, क्या ये लाइन सही रहेगी इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही है, हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और सवाल का जवाब लूं, फिर अपने बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। से ये भी बताइए, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी कोई है क्या? डॉक्टर मुकेश? या इसका मेडिकल एस्पेक्ट ये है कि नेगेटिव सर, नेगेटिव एस्पेक्ट इससे आपका मेंटल डिसऑर्डर मींस, यदि जैसे सपोज आप कोई भी काम करते हैं तो आप सक्सेस भी देखते हैं, फेलियर भी देखते हैं। सक्सेस तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, फेलियर को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उस केस में जो एंजाइटी एपिसोड्स है तो वो बढ़ते हैं। तो एंजाइटी एपिसोड्स इसमें इसका रिलेशन, क्योंकि हमारा ब्रेन में 4 पार्ट होता है, फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल लोब इज फॉर मेमोरी, जो ह्यूमैनिटी हम बात करते हैं कि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, रिलेशनशिप आते हैं, सोशल एटिकेट की बात करते हैं, ये सब फ्रंटल लोब से काउंट होता है। और जो ब्रेन साइज के कैलकुलेशन हुए वो फ्रंटल लोब के साइज से कि उसकी थिकनेस बढ़ रही है। और सारे के सारे जो मेंटल एंजाइटी, जो आप नर्वसनेस होने की बात करते हैं, वो सब फ्रंटल लोब से कंट्रोल होता है। तो एक तरह से आपको फेल के सिचुएशन में बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है, वो मैनेज करना आता है। वो समय के साथ इसकी एडेप्टेबिलिटी भी समय के साथ आ जाएगी, क्योंकि शरीर सिचुएशन के हिसाब से एडेप्ट कर रहा है जी। जैसे जैसे अब हर डिकेड्स में हमारी सिचुएशन बदल रही है, शैक्षणिक योग्यता बदल रही है, ओवरऑल इन्वायरमेंट बदल रहा है, उसी का ब्रेन अपने आप एडेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है और मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे सिचुएशन को एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप वोरा, आपको इंक्लूड यहाँ करना चाहूंगी, जो सरल भाषा में हम समझ पाए वो ये है कि मेमोरी बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और आपका एक बहुत लंबा, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस भी है। इसका फायदा साइकेट्रिस्ट को किस तरीके से मिल सकता है? कैसे हम किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं और कैसे हम कहें कि एक मरीज ठीक हो सकता है, चाहे हम उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें, चाहे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें। केसेस आपके पास आते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए सर। देखिए, जो डिमेंशिया है वो मेमोरी डिसऑर्डर है, वो यूजुअली एज रिलेटेड डिक्लाइन होता है। और जो हमारे पास जो केसेस होते हैं उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस आते हैं और साथ में कई बार डिमेंशिया के साथ ओवरलैप भी करते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है और जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। दोनों के केसेस में दवाइयों और काउंसलिंग का रोल होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टडी है वो ये दर्शा रही है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जो ब्रेन जो है वो अपनी तरफ से एडजस्ट कर रहा है अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने का, अपनी मेमोरी को बढ़ाने का, बट जो बाकी साइको सोशल एस्पेक्ट है वर्ल्ड का या इंडिविजुअल कोपिंग है, उस पर डिपेंड करता है कि इस बड़े हुए ब्रेन के अंदर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आप इमोशंस को हैंडल करते हैं। तो वो इंडिविजुअल वेरिएशन है। तो एक तरफ स्ट्रक्चर की बात है, दूसरी तरफ इमोशंस को हैंडल करने की बात है। तो मेरे हिसाब से जो कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो जीनो बायो साइको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज उसमें होते हैं। तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ब्रेन, आपका ब्रेन कैसे उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है उस पर डिपेंड करता है। तो इमोशनल एस्पेक्ट और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को उस तरीके से हम देखते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से समझा। एक बार डॉक्टर नवदीप कुमार हमारे साथ हैं। एक बार करेक्शन हम कर देते हैं, एचओडी न्यूरोसर्जरी इंडो गोल्फ अस्पताल से। डॉक्टर नवदीप, अब यहाँ पर बात आ रही है डिमेंशिया की और इस तरह की तमाम जो दूसरी बीमारियां उसका हल हो सकता है, क्या इजी है? और एक और बात, जैसे डॉक्टर साहब ने समझाई है, बताई है कि इससे मेमोरी पावर इंक्रीज हो रही है, इसमें मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की बात करूंगी। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये स्टडी अमेरिका में हुई है। हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें तो आप क्या कहेंगे? जो ब्रेन साइज वाली जो स्टडी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ एक ब्रेन साइज को लेके हम ये सारी की सारी चीजें डिसाइड नहीं कर सकते। जैसा भी डॉक्टर संदीप वोरा ने भी बताया कि एक ब्रेन का एक्चुअल साइज है और बाकी एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं, जिसपे डिपेंड करता है कि आपको क्या डिजीज आगे चल के होने वाला है, उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है।
जेनेटिक्स का रोल भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। डिमेंशिया में ApoE4 एलील होता है, वो जीन का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। एमाइलॉइड प्रिकर्सर्स बनते हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं, तो ये सब जेनेटिक चीजों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आगे चल के आपको डिमेंशिया डेवलप होगा या नहीं होगा, और आप क्या कर सकते हैं जिससे आप इस चीज से बच सकें। मतलब इट्स नॉट एन आइसोलेटेड थिंग जिसके ऊपर हम इसको कह सकें। और अग्री करता हूं आपके साथ कि क्योंकि यूएस में स्टडी हुई है तो इस तरह का प्लान स्टडी इंडिया में भी होना चाहिए। इंडिया में जो अभी तक स्टडीज हुई हैं वो बेसिकली ब्रेन वॉल्यूम को लेके नहीं हुई हैं, वो रूरल वर्सेस अर्बन को लेके हुई हैं, मेल वर्सेस फीमेल को लेके हुई हैं, एज को लेके हुई हैं, वो पैरामीटर्स अलग रहे हैं। इस तरह की स्टडी प्लान करी जा सकती है कि इंडिया में भी एक लार्ज स्केल पे। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ इस वक्त साथ ही साथ योगा एक्सपर्ट भी मौजूद है, मानसी जी। अब यहाँ पर जब हम दिमाग की बात करते हैं, जब हम मेमोरी शार्प होने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से अमेरिका में स्टडी हुई है, लेकिन हम भारत की बात करें जहां पर लोग 24/7 काम करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा है, और ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि हमारा मेमोरी लॉस होता है या फिर हम भूलने लगते हैं, और अर्ली एज में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको स्ट्रांग करने के लिए आप क्या बताएंगे? योगा कितना हेल्पफुल है? लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही योग हमें मेंटली स्ट्रांग रखता है, इमोशनली स्टेबल रखता है, फिजिकली फिट रखता है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा आसन बताऊंगी जो हेल्प करेगा आपकी कंसंट्रेशन को, आपकी मेमोरी को एनहांस करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। सिंपली स्क्वीज योर फेस एंड बी देयर फॉर 10 सेकेंड, होल्ड योर ब्रेथ and release. It is excellent. It allow more oxygen to get in and very good for increasing blood circulation. आपके नर्व्स को भी स्टिमुलेट करता है। तो योग तो वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, एंड वी ऑल नो ब्रेन इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो मेंटली स्वस्थ रहिए, एंजाइटी से दूर रहिए, योग करिए। साथ में एक बहुत अच्छी टिप भी देना चाहूंगी आपके दर्शकों को, घी का सेवन करिए। अगर हम काओ घी लेते हैं मॉर्निंग में, उसमें ऐड करिए टर्मरिक को और ब्लैक पेपर को। ये भी आपको मेंटली स्टेबल भी रखेगा, एंजाइटी से भी दूर रखेगा, साथ में आपकी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आजकल तो लोगों ने गाय का घी खाने का सेवन भी कम कर दिया है। तो मेरा आपके दर्शकों से यही रिक्वेस्ट होगा कि स्टार्ट टेकिंग काओ घी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। इट इज अमेजिंग। बिल्कुल, घी के नाम से लोग सबसे पहले हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम मोटे हो जाएंगे। चलिए वापस डॉक्टर मुकेश आपके पास अब आना चाहूंगी। उम्र कितना बड़ा फैक्टर है? और यही सवाल जो मैंने अभी डॉक्टर नवदीप से किया था, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। स्टडी हुई है अमेरिका में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे आंका जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जहां पे आपने पॉइंट रखा मेमोरी का, तो मैं यहाँ पे कहूंगा मेमोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग का। आप इतने जैसे कई बातें सुनते हो, कई बातें देखते हैं, और एक साथ आपको एक पॉइंट पे वो सारे रिकलेक्ट करने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कि आपको बोला, आपने ये सोचा कि नहीं उस साल में, उस सदी में एक बार आपने ये न्यूज सुनी थी, फिर आज ये सुना, उन सबको जो कंबाइन करने का काम है, ये काम इम्प्रूव किया है। तो आपकी मेमोरी की जो प्रोसेसिंग हो रही है, इंटरलिंक करने की जो स्पीड है, वो बेटर हो गई है पहले से। दूसरा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टडी स्पॉन्सर की है, जिसमें एक बेंगलोर की एक संस्था है जो इसमें डाटा कलेक्ट कर रही है, और हमारे मैक्स इंस्टीट्यूट में भी 30 पेशेंट का उन्होंने डिमेंशिया के केस में वॉल्यूम स्टडी किया है। यहाँ पे जैसे आपका जो यूएस स्टडी है, इसमें उन्होंने किया नॉर्मल पॉपुलेशन में वॉल्यूम स्टडी किया, और ये देखा कि उनके पास, जो कि उनका एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, एक आया पेशेंट, उसका डाटा लिया गया, उसको रख दिया गया, फिर रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली उसको प्रोसेसिंग किया। यहाँ पे उन्होंने पार्टिकुलरली डिमेंशिया का पेशेंट चूज किया, कंफर्म किया, और तब उसका वॉल्यूम स्टडी किया, सो दैट कि इंडियन डाटा बन सके कि नॉर्मेटिव डाटा कि डिमेंशिया के केस में क्या वॉल्यूम होता है। प्रोसेस चल रहा है, अभी स्टडी का डिटेल आया नहीं है, क्योंकि जस्ट ये अभी 6 महीना या 1 साल पहले कंप्लीट हुआ है, तो पूरे डाटा को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा है, ये आपकी कैपेसिटी है, ये कि ह्यूमन इवोल्यूशन, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जिसको हम बीच बीच में इंटरेक्ट करके आइडिया लेके डेसिफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन डाटा डेफिनेटली डिफरेंट है। यहाँ पे यदि देखा जाए, डिमेंशिया हम 60 साल पे देख रहे हैं, जबकि यूएस में डिमेंशिया हम लोग अब 75 के ऊपर देखना शुरू किए हैं। हाँ, जो डिमेंशिया का पॉपुलेशन जो आज से 20 साल पहले था, अब एज वाइज वो घटना शुरू हो गया। एवरेज
प्रोग्रेशन जो यूएस में देख रहे हैं वो 80-85 पे देख रहे हैं, जो डिमेंशिया जहाँ पे स्टार्ट होता है या डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 60-65-70। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब मैं लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर संदीप इससे अग्री करेंगे क्या? और ये भी अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आजकल क्योंकि एज वाइज अब एज कम होती जा रही है, जो स्ट्रेस या फिर ओवरवर्क या फिर हम कहें कि जिस तरीके से एंग्जाइटी बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में भी बढ़ती जा रही है, ये भी एक बड़ा कारण है भूलने का। और क्या केसेस ऐसे बढ़े हैं? डॉक्टर साहब ऑडियो म्यूट है जी। हेलो, अब जी आवाज? जी जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि ये आपने बिल्कुल सही कहा, और इसका रीजन है बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस, बहुत ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ में आना, हम लोगों के स्लीप पैटर्न का इरेटिक होना, कुछ खान पान का ध्यान नहीं रखना, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल तरीके से होकर हर वक्त एक रेड रेस में दौड़ते रहना। तो होता क्या है कि आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो एक टेलोमियर्स बोलते हैं, जो कि हमारे जेनेटिकली डिफाइंड होता है। तो जितना स्ट्रेस ज्यादा होता है वो छोटे होते हैं, जितने छोटे होते हैं उतना आपकी एजिंग बढ़ती है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर मेमोरी प्रॉब्लम का चांस है, जितना ज्यादा आप कम सोएंगे उतना ज्यादा मेमोरी का प्रॉब्लम का चांस है, जितना आपके साथ स्ट्रेस की वजह से फिजिकल डिसऑर्डर्स होंगे जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, उतना आपके ब्रेन पे लोड पड़ेगा। तो जितना आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे उतनी आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, उतना आपकी चांसेस डिमेंशिया के कम होते हैं। तो जितना स्ट्रेस से दूर रहे और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखे उतना अच्छा। और यही रीजन है कि यंगस्टर जो है इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, इसलिए उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, और इसलिए प्रीमेच्योर एजिंग की भी बात की जा रही है। बिल्कुल, अमेरिका में जो स्टडी हुई है उसमें यह बताया गया है कि कैसे आज की यानी 1930 की तुलना में अगर हम आज की तारीख की बात करें तो दिमाग का आकार बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों के लिए फायदेमंद है, या हम कहें कि जिस उम्र में जाकर पार्किंसन या फिर डिमेंशिया जैसी बीमारियां होती हैं उस उम्र में इसको रोका जा सकता है। लेकिन डॉक्टर मुकेश, अभी ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर संदीप ने बहुत अच्छी ये बात बताई थी जिसमें उन्होंने एक डिटेलिंग की थी। देखिए, अगर आज की डेट में हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी के साथ जी रहे हैं, ओवरवर्क्ड हैं, हमारा लाइफस्टाइल खराब है, इसका असर हमारी मेमोरी पर हो रहा है, जो कि डॉक्टर संदीप ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि दिमाग का आकार बढ़ रहा है और हमारी मेमोरी शार्प होगी, जिसको मैंने बहुत ही कम शब्दों में समझाया था, लेकिन दूसरी तरफ यही है, ये दोनों विरोधाभासी चीजें लग रही हैं। इसको जरा क्लियर कीजिए, क्या स्ट्रेस, लाइफस्टाइल चेंज हमारी मेमोरी को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर ये जो स्टडी आई है ये बता रही है कि हम फायदे में जा रहे हैं आगे? देखिए, मेमोरी एक जो बोलते हैं, मेमोरी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला चीज होता है कि कोई भी चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अटेंशन कितना दे रहे हैं, उस पर ध्यान क्या रख रहे हैं, आप ध्यानस्थ है कि नहीं है, अपनी फोकस रख रहे हैं कि नहीं है। जब आप ध्यान देते हैं तो फिर उस सारी इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद मेमोरी बनती है। तो मेमोरी इज ऑलवेज अ थर्ड स्टेप कोई भी डिस्कशन का। अब क्या होता है कि जो 40 में बोलते हैं स्ट्रक्चर आपका ठीक है, पर चूंकि प्रोसेसिंग में आप क्या होता है एक साथ 4-5 काम करते हो, 4-5 काम करते हो, तो जब एक साथ करते हो तो एक जगह पे फोकस कम रख पाते हो। अब मैंने अभी तक कुछ नहीं तो 100 वर्ड्स बोल दिए, और उस 100 वर्ड्स में किसी ने 10 वर्ड्स पिकअप किए, किसी ने 5 पिकअप किए, किसी ने 50 पिकअप किए, किसी ने 100 पिकअप किए। अब उसमें से वो कितने मेमोराइज करेंगे रिपीट करने के बाद? यदि वो 5 करेंगे तो उसका 0.5% मतलब 10% मेमोराइज करेंगे। जो 50 वर्ड्स पिकअप करेंगे वो 10 वर्ड्स पे मेमोराइज करेंगे। जो 100 पिकअप करेंगे वो कम से कम 30 वर्ड्स मेमोराइज करेंगे। तो मेमोरी 40 में ये एक्सपेक्ट होती है कि यदि आपका अटेंशन कम है तो आपकी मेमोरी कम होगी, या आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे कि हाँ इस पर्सन के साथ कुछ डिस्कशन हुआ, पर एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी, कंटेक्स्ट क्या था, कंसेप्ट क्या था, इसमें थोड़ा सा कंसर्न हो जाएगा। वही जब आप 70s और 80s में बात करते हैं तो क्या होता है कि आपके प्रोसेसिंग धीरे धीरे स्लो हो गए, मीन्स आपके जो नर्वस सिस्टम है, उनके न्यूरॉन्स है वो धीरे धीरे गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं। तो जो प्रोसेसिंग स्पीड जो आपके 40s में एक साथ क्विक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम करने की, वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, वो 70s 60s में कम होते जाएगी। तो पार्किंसन, अल्जाइमर इज इनडायरेक्टली ये देखा जाए तो ये आपका प्रोसेसिंग स्लो हो गया, आप धीरे हो गए, सोच में धीरे हो गए, काम में धीरे हो गए, स्पीड में धीरे हो गए, डेली रूटीन एक्टिविटीज में धीरे हो गए। धीरे होने की स्पीड को कई लोग बोलते हैं ये उम्र का ही फर्क है। एक्चुअली उम्र नहीं है, ये प्रोसेसिंग कम हो गई है। तो उसमें अब वो चूंकि डीजेनरेशन है तो डीजेनरेशन मीन्स क्या, वो प्रोसेसिंग कम हो रही है तो वो मोटर मूवमेंट पे अफेक्ट कर सकती है या ब्रेन मूवमेंट पे अफेक्ट कर सकती है।
तो यदि ब्रेन की प्रोसेसिंग कम होगी तो हम डिमेंशिया बोल दिए, और यदि शरीर की प्रोसेसिंग कम होगी, शरीर के मूवमेंट की एक्टिविटी कम होगी, तो हम पार्किंसन बोल। बिल्कुल। तो डॉक्टर नवदीप, इसका सीधा मतलब ये कहा जाए जो नई स्टडी है वो कहीं ना कहीं डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर इनके रिस्क को थोड़ा और आगे बढ़ा दे रही है। ब्रेन जो नई स्टडी है जिसके हिसाब से ब्रेन वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है 30s और 70s वाले एज में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि सेरिब्रल रिजर्व, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, सेरिब्रल रिजर्व अगर ज्यादा है तो डिमेंशिया के चांसेस हमारे एक्चुअली कम होंगे। बट जैसा जैसा पहले जो हमारा लाइफ स्पैन था, एवरेज लाइफ स्पैन 1960s में इट यूज्ड टू बी अराउंड 42-43 इयर्स। अभी एवरेज लाइफ स्पैन इज अराउंड 72-73 इयर्स इन इंडिया। तो एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा एजिंग होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे डिमेंशिया के चांसेस बढ़ते हैं। 60-65 की एज में 3 to 4% चांसेस होते हैं, 70-75 की एज में इट्स अराउंड 10-12%, 80-85 के बाद वो 25% लोगों में चांसेस होते हैं कि डिमेंशिया हो। तो एजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डिमेंशिया का। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो डिमेंशिया के चांसेस बढ़ेंगे। बट अगर जैसे ये हमारी जो स्टडी है जिसमें बताया है कि हमारा ब्रेन का साइज ज्यादा हो रहा है, तो रिलेटिवली देखा जाए तो चांसेस हमारे कम होंगे, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू द ब्रेन साइज। बट इसके साथ साथ हमारी लॉन्जिविटी बढ़ रही है, तो हमारी उम्र ज्यादा हो रही है, तो उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो डिमेंशिया के चांसेस उस उम्र में चल के होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। बिल्कुल। चलिए मानसी जी, आपके पास आना चाहूंगी, डॉक्टर संदीप के पास भी जाऊंगी। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिएक्शन होंगी, लेकिन एक बार जरा मानसी जी के पास जाती हूँ। दिमाग को स्ट्रांग, मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों के लिए क्या बताएंगी? बचपन में ना हमें कार्टून देखते थे, पॉपाय द पावर मैन, तो अचानक लाइक स्पिनच खा के बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा ताकत। तो मैं सबको एक ही चीज बोलूंगी, आप लोग सात्विक भोजन का आहार करिए, कोशिश करिए अपने भोजन में पालक भी लीजिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, वो बहुत अच्छा रहता है। साथ में योग करिए, माइंडफुलनेस पोज करिए। एक बहुत सिंपल सा आसन मैं आपके दर्शकों को कराना चाहूंगी जो आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। बहुत सिंपली अपने हाथ को फोरहेड पे रखेंगे, अप्लाई करेंगे 10 सेकंड के लिए प्रेशर को अप्लाई करेंगे। दिस विल हेल्प टू एक्टिवेट योर फ्रंटालिस मसल, साइड ऑफ योर फोरहेड, टेम्पोरल रीजन। अप्लाई लाइट प्रेशर, आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए, एंड विथ इंडेक्स फिंगर जेंटली रोटेट योर आईबॉल रिवर्स एंड रिलीज। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोज। ये बहुत अच्छा रहेगा, आपके मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। और डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, 55 मिलियन से ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, भूल भी जाते हैं कि दिन में क्या खाना खाया है। तो ये बहुत अच्छा आसन रहेगा, इसको जरूर करिए, साथ में हरी सब्जियां जरूर लीजिए। डॉक्टर संदीप, आपने बहुत सारे कारण बताए और आपकी जो फील्ड है साइकेट्रिस्ट की, उसमें आपने कहा कि इमोशनल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन एक और सवाल है, वो ये कि जिस तरीके से आजकल हम अर्ली एज में, चाहे वो मल्टीविटामिन ले लीजिए या फिर लोगों को तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, मेडिसिन लेते हैं या किसी न किसी क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू वो लोग गुजरते हैं, क्या इसका असर भी पड़ता है मेमोरी पे? देखिए, आप कोई भी, बिल्कुल डेफिनेटली, तो इसके लिए आपके अपने जो डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट गाइड होंगे। कोई भी व्यक्ति दवाई ले रहा है तो उसको ये देखना कि क्या उस दवाई से कोई मेमोरी पे असर है। बट हाँ, जो सबसे कॉमन चीज है वो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस में जाते हैं लोग, इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं, उसकी वजह से मेमोरी में असर पड़ता है। हमारा ब्रेन जो है वो लिमिटेड तरह की इंफॉर्मेशन लेता है। अगर आप मल्टीपल चीजें करेंगे तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है। नवजोत, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे भी मेरे न्यूरोलॉजिस्ट फ्रेंड ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, एक लेमैन को समझने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी प्रेजेंट आपने स्टडी की बात की, वो स्टडी जो है वो बता रही है कि सीपीयू, ब्रेन का, जो ब्रेन को अगर हम कंप्यूटर माने तो जो आईफोन 10 था वो अब आईफोन 14 जैसे नया लेटेस्ट है वो अपग्रेड हो गया। बट वायरस, जो स्ट्रेस और इमोशनल इश्यूज हैं, वो किसी में भी अगर घुस गया तो वो ब्रेन को खराब करेगा, वो चाहे आईफोन 10 या 14 में घुसे। तो ये एग्जांपल हमें एक लेमैन को समझने के लिए आसान रहेगा कि हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है इंटेलेक्चुअली, बट इमोशनल इश्यूज इंडिपेंडेंट है। तो वायरस, स्ट्रेस वाला किसी के ब्रेन में ना घुसे तो अच्छा है। यानी सीधी सी बात है कि देखिए, अगर इसका एक फायदा है तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी। हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना होगा, हमें अपनी डाइट अच्छी करनी होगी, और जैसे मानसी जी ने कहा कि योग, प्राणायाम, वर्कआउट जरूरी है, और जिस तरीके के एडल्ट्रेटेड फूड के साथ हम लोग अब बड़े हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं छोड़ने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। और ये जो प्रोसेस फूड वगैरह लेते हैं, इसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है, अटेंशन डेफिसिट बढ़ता है, जो खान पीना है उसमें भी बहुत जरूरी है इन सब चीजों का ध्यान रखना।
बिल्कुल। एक बार मानसी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अभी तक आपने जो बताया था वो था देसी घी और टर्मरिक का कि हम सुबह सुबह कर ले तो मेमोरी शार्प होती है, एक और टिप जरा दीजिए, और खास तौर से बच्चों के लिए अगर मैं पूछूं तो। बच्चों के लिए तो सबसे जरूरी है कि कोशिश करिए 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड अवॉइड करिए। योर बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून। तो कहते हैं ना कि शाम के समय में हल्का भोजन का आहार करिए, बट मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी ऑयली और जंक फूड को कंट्रोल करिए। पानी बहुत पीजिए और आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए। सात्विक भोजन जो जमीन से ऊपर होते हैं, सात्विक भोजन का आहार करिए। और बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा है पपाया। पपाया इज रियली गुड, आप बच्चों को वो दे सकते हैं। और एक क्रिया मैं जरूर कराना चाहूंगी जिसको हम बोलते हैं डाइविन क्रिया। माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड विथ योर ब्रेथ, सो ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है, आपकी एज को भी एक्सपैंड करता है। सिंपली होल्ड योर नॉस्ट्रिल एंड डीप इनहेल एक्सहेल इनसाइड, रिलीज। इट इज एक्सीलेंट, इट अलाउ मोर ऑक्सीजन, बहुत इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये सब क्रिया कर सकते हैं, सात्विक भोजन का आहार कर सकते हैं, और घी तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल मत डरिए कि मोटापा बढ़ेगा, लेकिन इन चीजों को जरूर फॉलो करिए। बिल्कुल, हम नहीं डरते हैं, मैं तो बिल्कुल एटलीस्ट नहीं डरती हूँ घी खाने से। लेकिन डॉक्टर मुकेश, चलते चलते एक सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रह गया है। जब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेमोरीज की बात करते हैं, हमें ये तो पता चल जाता है कि आजकल छोटी छोटी चीजें मुझे याद नहीं रह रही, लेकिन हाँ मुझे पुरानी चीज याद है, या फिर मुझे पुरानी चीज याद नहीं लेकिन आजकल की चीजें याद रह रही है। ये क्या हमें संकेत देते हैं, और क्या हम इसको एक संकेत माने कि आने वाले समय में उम्र बढ़ने के साथ साथ डिमेंशिया, पार्किंसन जैसी बीमारियां हमको हो सकती हैं, या फिर उनका कोई और संकेत भी है? देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, मीन्स स्टोरेज एरिया है, वो ब्रेन का अलग अलग पार्ट है। लॉन्ग टर्म मेमोरी मीन्स एनी मेमोरी विच इज मोर देन 7 days ओल्ड इज टर्म एज लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। अब क्या है कि जब आपका डिमेंशिया स्टार्ट होता है, तो सपोज जैसे जब आपके स्टार्ट होने के 1 साल के बाद एपरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज स्टार्ट हुआ तो कल आपको दिखेगा, नहीं। जब वो 1 महीने 1 साल के बाद, जब आपको 1 साल या 2 साल के बाद जब दिखना शुरू होगा, तो उस समय तक का लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको इंटैक्ट रहे। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज लास्ट टू गो जी। वो जब आप बेड पे आने लगते हैं, जब आपको फिजिकली रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, तब लॉन्ग टर्म मेमोरी जाता है। तो लोगों का हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, नहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक है, मेमोरी कैसे लॉस हुआ है, नहीं हुआ। हाँ, ये ऐसा नहीं। तो रही बात शॉर्ट टर्म मेमोरी की, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लाइक ए फ्लैश डिस्क जी। जैसे एप्पल में आप फ्लैश डिस्क यूज करते हैं ना, फ्लैश ड्राइव, इट इज लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मींस 30 सेकंड्स, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपने जो प्रोसेसिंग किया, यदि आपने उसको रिकॉल नहीं किया, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगा जी। तो जी। आपने सोचा, देखा, अटेंशन लिया, कॉम्प्रिहेंड किया, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया, रिपीट किया, तब जाके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसा। बिल्कुल। यदि नहीं किया तो 20 सेकंड 2 मिनट के बाद लैप्स कर जाएगा। चलिए, आप रिपीट करोगे तो याद रहेगा। बिल्कुल। सवाल, हालांकि डॉक्टर साहब सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ी एक स्टडी भी है, जाहिर सी बात है इससे जुड़े तमाम सवाल है, लेकिन वक्त की कमी है। आप सभी हमारे साथ आए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहां हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज।